हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका पॉलिटी और उसी से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका पार्लियामेंट और उससे रिलेटेड ही मैं आपको करा रही हूँ एमसीक्यूज़। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज़ भी, इससे पहले मैं कई करा चुकी हूँ। आज हम करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर की इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आर हेयर। Which article of the Indian Constitution empowers Parliament to legislate on a subject of the state list? कि इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को लेजिस्लेट कर सके। यानी कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है ना, कोई भी सब्जेक्ट उस पर कानून बना सके। तो ये करता है आर्टिकल नंबर 249। किसको? पार्लियामेंट को। सेंटर में पार्लियामेंट बैठी हुई है, वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को भी लेजिस्लेट कर सकती है, कानून बना सकती है। तो यह है आर्टिकल 249। ठीक है, तो आप इसको वॉक्स को भी पढ़ सकते हैं एक बार वीडियो को पॉज करके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकें। मेन यानी कि सीएजी को अपॉइंट करने के लिए कौन से आर्टिकल की बात की गई है और प्रेसिडेंट को वो पावर दी गई है। तो ये आर्टिकल 148 है। कौन सा है? आर्टिकल 148। 100 नोट्स के फॉर्म में मैंने सीरीज अपलोड की है, ये आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, जो आर्टिकल 30 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है? देखिए, जो आर्टिकल 30 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वो पढ़ा भी हुआ है। ये है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश या मैनेज कर सके। तो ये है नंबर सी। इसके बाद है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स देवनागरी हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कि इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो देवनागरी हिंदी को एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की तरह करता है, क्या? डिक्लेयर। तो ये है ए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके पार्लियामेंट से तो है ही है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ आर्टिकल्स के बारे में भी है। तो यहाँ पर आपके आर्टिकल्स से रिलेटेड बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इन्हें आराम से करें। और आप चाहें तो इससे रिलेटेड नोट्स भी बना लें अपने हैंड रिटन में, कि यानी कि 343 किससे डील करता है? देवनागरी हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ऐसे वन लाइनर फॉर्म के रूप में बनाएंगे ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है मनी बिल हैज़ बिन डिफाइंड इन, कि जो मनी बिल है वो किस में डिफाइन किया गया है, यानी कि कौन से आर्टिकल में? तो ये किया गया है आर्टिकल 110 में, यानी कि 110 में मनी बिल। बाकी कौन से किए गए हैं? तो ये देखिए बाकी लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार जरूर समझें। अगर आप बाकी 3 भी समझेंगे ना, तो इससे आपकी तैयारी और भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि कौन से नहीं आए हैं, क्योंकि सेम तो छपके नहीं आएगा, आएगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंट ही। इसके बाद है इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जिसमें जो स्टेट है वो ब्लेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करती है। तो ये आर्टिकल नंबर 40। और बताइए किस में आता है? ये आता है DPSPs में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें 30, 60, 51 तक आर्टिकल दिए गए हैं। इसके बाद है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉय करते हैं क्या किसी भी बिल के ऊपर कि वो अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, यानी कि वो ना दें अपनी रजामंदी। तो ये किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? बताइए बताइए, सोचिए आप इतने, जब तक मैं आपको ये आंसर बता रही हूँ। तो यह आर्टिकल नंबर 111, यानी कि 111 में ये बात की गई है कि वो अपनी किसी भी बिल पर एसेंट दे सकते हैं या फिर उसको विदहोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेबिलिटी टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स वैली इज डन। कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें से जो डिस्प्यूट होते हैं ना इंटर स्टेट में वाटर के बीच में, रिवर वैलीज के लिए, तो किसकी बात की गई है? ये बात की जाती है आर्टिकल 262 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे ये डिस्प्यूट्स चलते ही रहते हैं सालों साल किसी न किसी स्टेट के बीच में, कभी बेंगलोर, कभी तमिलनाडु, केरला के बीच में। तो आप ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 262 में इसकी बात की गई है। और मोस्टली पॉलिटी में स्टैटिक ही आते हैं और कुछ करंट भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन सब इसी से रिलेटेड ही होते हैं। इसके बाद देखेंगे इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत की बात करता है। तो यह पार्ट नंबर 4। क्या है? पार्ट नंबर 4 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की 3 टायर पंचायत की। तो ये हो जाता है आपका 37, 38 हम करेंगे कि इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है।
तो आर्टिकल 312 ये तो होनी ही चाहिए अगर आप AIR की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, PCS की, सिविल सर्विसेज की, तो आर्टिकल 312 बात करता है। बाकी क्या बात करते हैं आप वन लाइनर फॉर्म में नोट्स बना सकते हैं, यहाँ पे एक बार बॉक्स को पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बॉक्स पढ़ सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, तो इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट ले सकते हैं, तो ये है आर्टिकल नंबर 143। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 143। इसके बाद है इनमें से कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जीक्यूटिव पावर जो होती हैं यूनियन की वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो ये आर्टिकल कौन सा बात करता है बताइए? आर्टिकल नंबर 53, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर की बात की जाती है यूनियन की, और 52 बात करता है प्रेसिडेंट की, 54 बात करता है इलेक्शंस की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं ये, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल, जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करता है इंडिया का कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अभी 2024 में चुनाव हुए हैं, 2024 में और भी चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन का प्रोसीजर है कि कैसे बनेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपकी जो विधानसभा है, तो वो कौन से आर्टिकल में उसकी बात की गई है? तो वो आर्टिकल में बात की गई है आर्टिकल 169 में। किसमें? आर्टिकल 169 में। तो थोड़े से क्वेश्चन और हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं अभी। काफ़ी वैसे आज हम थोड़े टाइम से ज़्यादा कर लेंगे, पर इट्स ओके क्योंकि आज स्पीड भी थोड़ी अच्छी है और थोड़े इजी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इतना समझाने का भी नहीं है। इनमें से देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बात करता है टैक्सेस के बारे में, कि जो टैक्सेस है ये बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के कैरी नहीं किया जा सकता, ना ही लगाया जा सकता, ना कलेक्ट किया जा सकता। तो ये आर्टिकल नंबर 265 बात करता है कि यहाँ पर बिना लॉ के टैक्स को हम नहीं लगा सकते। तो ये 266 किसकी बात करता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। इसके बाद द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये है आर्टिकल 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, और कब इंसर्ट हुई फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। इसके बाद है जो ओथ या अफर्मेशन की फॉर्म होती हैं वो 3rd शेड्यूल में बताई गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 3rd शेड्यूल में ये किसकी ओथ और अफर्मेशन की बात की गई हैं? तो ये बात की गई है CAG की, और किसकी बात की गई है बताइए आप? ये बात की गई हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। ठीक है, 3rd शेड्यूल में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 कि अगर कोई भी नया स्टेट इंडियन यूनियन का बनाया जाए तो कौन सा शेड्यूल यहाँ पर अमेंडमेंट की बात करता है? तो देखिए यूनियन टेरिटरीज़ का तो आपको पता ही है, और स्टेट्स का जो भी बात होती हैं तो इंसर्ट का या फिर अमेंडमेंट का, तो यहाँ 1st शेड्यूल में इसकी बात की जाती है। तो देखिए शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। अब एक और हम कर लेते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब करता है 4th शेड्यूल को? देखिए जो 4th शेड्यूल है ना वो बात करता है राज्यसभा की, कि राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, और राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो ये है नंबर D। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट इस पेज का, दैट इज़ कि 9th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके द्वारा एडिड किया गया? देखिए जो 9th शेड्यूल एडिड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का वो 1st अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। ठीक है, कब हुआ था? 1951 में। तो तब ये ऐड किया गया था 9th शेड्यूल। बताइए 9th शेड्यूल कौन सा है आपका? क्या आपको 9th शेड्यूल के बारे में नॉलेज है अपनी? अगर नहीं है तो प्लीज़ सर्च कीजिए और मुझे कर दीजिए यहाँ पर कमेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।